28 दिसंबर 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मार्कुइंग। यहाँ पर बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही था। बरतानवी सिपाही उस जर्मन को छोड़ भी सकता था और मार भी सकता था। जर्मन सिपाही जो कि एक कोरियर या डाकिया था, उसको यकीन हो गया कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरतानवी सिपाही दी हेनरी ने उसे मुसल्लह देखकर बंदूक नीचे कर ली और उसे छोड़ दिया। बज़ाहिर तो ये पहली जंग अजीम के हज़ारों वाक़यात में से एक वाक़या था, लेकिन हेनरी नहीं जानता था कि वो एक तारीख़ रकम कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को इसने छोड़ा है वो कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो एडोल्फ हिटलर था। वही हिटलर जिसके हाथों दूसरी जंग अजीम में 60 लाख यहूदी लुक़्मा अजल बन गए। पहली जंग अजीम का ये वाक़या हिटलर ने खुद उस वक्त सुनाया जब एक अखबार में उसने बरतानवी सिपाही हेनरी की तस्वीर देखी। हिटलर पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर कोरियर यानी डाकिये की खिदमत अंजाम दे रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मनों के खिलाफ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो उससे बचने के लिए सब ने मुंह पर मास्क पहन लिए, लेकिन हिटलर के लिए ये मसला खड़ा हो गया कि उसकी मूछें मास्क से बाहर रह जाती थीं। चुनाचा हिटलर ने मास्क के साइज के लिहाज से अपनी मूछें कटवा लीं और यूं हिटलर का वो चेहरा नजर आया जिससे वो आज भी जाना जाता है। पहली जंग अजीम में एक ऐसे ही कीमियाई गैस के हमले से हिटलर की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी वापस आ गई, लेकिन अब इन आंखों में बदले और इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन जंग के बाद से वो पक्का जर्मन बन चुका था। हिटलर ने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत जर्मनी की एक गैर मारूफ सियासी पार्टी से की। इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो कि बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से भी जानी गई। ये पार्टी पहली जंग अजीम में शिकस्त खुर्दा जर्मन शहरियों और फौजियों ने बनाई थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी से वो इलाके छीन लिए जो सदियों से उनकी सल्तनत में थे। जर्मनी को मजबूर किया गया कि उस जंग में फ्रांस समेत दीगर आलमी ताकतों का जो नुकसान हुआ है वो उसका हर्जाना अदा करे। हर्जाने की कीमत 96,000 टन सोने के बराबर बनती थी। ये जर्मनी के लिए बहुत जिल्लत थी और चूंकि नाज़ी पार्टी जर्मनी पर मुसल्लत करदा शराइत के खिलाफ थी, इसीलिए लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल थी। हिटलर को 1921 ईस्वी में पार्टी का सरबराह मुंतखब कर लिया गया। पार्टी हेड बनने के बाद हिटलर ने पार्टी का निशान भी खुद मुंतखब किया। ये निशान हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल होता था और अब भी होता है। हिंदू इसे रूहानियत की अलामत मानते हैं। जानते हैं कि हिटलर ने ये निशान अपनी पार्टी के लिए क्यों मुंतखब किया? इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। असल में जर्मन समझते थे कि हिंदुस्तानी और जर्मन कौमें एक ही नस्ल यानी आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो निशान रूहानियत और खुशकिस्मती की अलामत था उसे हिटलर ने दुनिया में तबाही और दहशत की अलामत बना दिया। हिटलर जर्मनी में इनकलाब लाना चाहता था और ये मौका उसे रोहर में मिला। रोहर जर्मनी का एक इलाका है। इस इलाके में कोयले की कानें और फौलाद की फैक्ट्रियां थीं। जर्मनी जब आलमी ताकतों के हर्जाने की रकम अदा ना कर सका तो फ्रांस और बेल्जियम ने जनवरी 1923 में रोहर पर कब्जा कर लिया। अब रोहर पर फ्रांस और बेल्जियम का कब्जा था, लेकिन यहाँ की फैक्ट्रियों में काम जर्मनी के मजदूर ही कर रहे थे। जर्मनी हमला आवरों का मुकाबला तो ना कर सका, लेकिन जर्मनी की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया कि रोहर की फैक्ट्रियों और कारखानों के मजदूर काम बंद कर दें। हुकूमत उन्हें घर बैठे तनख्वाह देगी। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ने जिस मकसद के लिए रोहर पर कब्जा किया है वो उससे फायदा ना उठा सकें। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब खजाने में तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। अब हुकूमत ने धड़ाधड़ करेंसी नोट छापे, जिसके नतीजे में जर्मन करेंसी की वैल्यू गिरते गिरते 2 कौड़ी की हो गई। करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई कि 1923 में जर्मनी में एक ब्रेड 2 अरब मार्क की मिलने लगी। लोग बेकरी से ब्रेड के लिए जाते तो पैसों के थैले भर कर ले जाते। करेंसी की कीमत गिरने का एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों ने उम्र भर अपनी मेहनत से 10-20 लाख मार्क जमा कर रखे थे, उनकी जमा पूंजी अब तकरीबन सिफर हो चुकी थी। बैंकों में मौजूद अरबों नोट बेकार हो गए और चंद दिनों में अरबपति भिखारी की मानद हो गए। जर्मन करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि लोग चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी और गैस की बजाय करेंसी नोट जलाते। उस वक्त हिटलर अपनी तंजीम ऐसे को मुसल्लह कर चुका था। अब उसकी जमात एक आम सियासी जमात नहीं थी, बल्कि एक इनकलाबी जमात बन चुकी थी।
सिर्फ म्यूनिख शहर में उसके 3000 सिपाही थे। 8 नवंबर 1923 को हिटलर पिस्टल लहराता हुआ बेहरहाल में दाखिल हुआ और शहर पर नाज़ी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद वो अपने हजारों सिपाहियों के साथ शहर के मरकज पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। हिटलर को तवक्को थी कि उसे मुसोलिनी की तरह मकबूलियत और हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन ये हिटलर की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मरकज में जमा होते ही नाज़ियों पर जर्मन पुलिस ने फायर खोल दिए। जवाब में नाज़ियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर तक जारी रहने वाले इस हमले में 14 नाज़ी और 4 फौजी हलाक हो गए। हिटलर के ज्यादातर साथी पकड़े गए। हिटलर फरार होने में कामयाब हुआ, लेकिन 2 रोज बाद उसे जर्मन पुलिस ने ढूंढ निकाला और जेल में डाल दिया। हिटलर को 5 साल की कैद का ऐलान हुआ, लेकिन अच्छे चाल चलन और नाज़ी पार्टी के दबाव की वजह से उसे 9 माह बाद ही छोड़ दिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी किताब माइन एम्स लिखी, जिसका मतलब है मेरी जिद्दोजहद। इस किताब में हिटलर ने जर्मन आर्या नस्ल को एक आला नस्ल के तौर पर पेश किया था। इसी किताब में हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी के जवाल की वजह करार दिया था। चुनाचा हिटलर ने बगावत की थी, इसीलिए पूरी जर्मनी में हर शख्स उसको जानने लगा। जेल से निकलते ही उसने पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये मसला भी हल हो चुका था कि फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर छोड़ दिया और उसकी वजह थी अमेरिका। अमेरिका ने जर्मनी को हर्जाना देने और सिनतें चलाने के लिए भारी कर्ज दे दिया था। अमेरिका की हिमायत के बाद फ्रांस और बेल्जियम खुद ही पीछे हट गए। इन हालात में हिटलर को पार्टी प्रोपोगेंडा चलाने के लिए एक शख्स की ज़रूरत महसूस हुई और ये शख्स हिटलर की नज़रों में था गोएबल्स। गोएबल्स के पांव बचपन ही से पोलियो की वजह से टेढ़े थे और वो लंगड़ाता हुआ चलता, लेकिन प्रोपोगेंडा का मास्टर था। गोएबल्स ने हिटलर के सारे नजरियात पूरे जर्मनी में फैला दिए। अवाम में अपना इमेज बेहतर करने के लिए हिटलर ने मशहूर किया कि वो एक सादा शख्स है, सिगरेट और शराब से परहेज करता है। हिटलर के खौफ से नाज़ी अफसर छुप कर सिगार पीते थे। ये और बात है कि हिटलर खुद छुप कर अफ्यून का नशा करता था। लेकिन ये तमाम चीज़ें भी काम ना आईं, क्योंकि जब 1928 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाज़ी पार्टी को पार्लियामेंट की 647 नशिस्तों में से सिर्फ 12 नशिस्तें और 2.6 पॉपुलर वोट मिले। ये हिटलर के लिए बुरी खबर थी, लेकिन अगले ही साल अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हिटलर का वोट बैंक बढ़ा दिया। हुआ यूं कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इस वाकये से पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हो गई, जो ग्रेट डिप्रेशन कहलाने लगा। इसकी वजह से जर्मनी के लिए अमेरिकी कर्ज बंद हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई और 61 लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इन हालात का फायदा उठाया और खुद को मसीही के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। माशी बहरान की वजह से हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया था। 1930 को फिर इलेक्शन हुए तो हिटलर को 18% वोट हासिल हुए, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में अब भी नहीं था। हिटलर की जिंदगी में फिर एक आजिज़ी रुकावट आई और इसका नाम था हिंडेनबर्ग। जर्मनी में 85 साला बूढ़ा सदर हिंडेनबर्ग पहली जंग अजीम में जर्मन फौज का सरबराह रह चुका था और अवाम में उसे देवता जैसा एहतराम हासिल था। ये बूढ़ा सदर हिटलर को खतरनाक समझता था और किसी भी सूरत हिटलर को वज़ीर-ए-आज़म बनाना नहीं चाहता था। 1932 में सदारती इलेक्शन हुए तो हिटलर उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। अप्रैल में इलेक्शन हुए। हिटलर को 36% पॉपुलर वोट तो मिल गए, लेकिन इलेक्शन जीता हिंडेनबर्ग। इधर माशी बहरान के बायस दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस्तीफा दे दिया। जुलाई 1932 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो फिर नाज़ियों ने 230 सीटें जीत लीं, लेकिन उस बूढ़े सदर ने हिटलर को फिर भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, लेकिन जिसे बनाया वो भी नाकाम रहा और नवंबर में फिर इलेक्शन कराना पड़े। इस बार नाज़ियों की सीटें कम होकर 196 हो गईं, लेकिन पार्लियामेंट में अब भी उनकी अक्सरियत थी। बूढ़ा सदर डटा हुआ था और हिटलर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर तैयार नहीं था। उस वक्त जर्मनी का नया वज़ीर-ए-आज़म था पिपिन। बिगड़ते हालात को देखकर पिपिन की हिम्मत भी जवाब दे गई और उसने हिटलर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सदर को कायल करना शुरू कर दिया। सदर का सिर्फ एक ही एतराज़ था कि अगर हिटलर वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इसे डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। आखिर तय हुआ कि हिटलर जर्मनी का वज़ीर-ए-आज़म यानी काउंसलर और पिपिन वाइस काउंसलर होगा, ताकि हिटलर को डिक्टेटर बनने से रोका जा सके। इस फार्मूले के तहत 30 जनवरी 1933 को हिटलर को वज़ीर-ए-आज़म यानी कि काउंसलर बना दिया गया और पिपिन को वाइस काउंसलर बना दिया गया। लेकिन हिटलर के काउंसलर बनने से एक माह पहले एक 52 साला यहूदी हालात को भांप कर छुपके से मुल्क से बाहर निकल गया था। ये वो शख्स था जिसे बाद में इसराइल का सदर बनाने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया।
یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان البرٹ آئنسٹائن تھا۔ ہٹلر نے وزیر اعظم بننے کے بعد پھر پارلیمنٹ الیکشن کا اعلان کر دیا کیونکہ وہ اپنی نشستیں بڑھانا چاہتا تھا۔ الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں کہ 27 فروری کو جرمن پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے والا ایک کمیونسٹ تھا۔ ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھایا اور کمیونسٹوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مزید ووٹرز کو ساتھ ملا لیا۔ 5 مارچ کو جب الیکشن ہوئے تو نازیوں نے 647 میں سے 288 نشستیں جیت لیں۔ 23 مارچ 1933 کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ہٹلر نے اختیارات ملتے ہی ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، مخالف اخبارات بند کروا دیے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلانا شروع کر دیں۔ لیکن ہٹلر کی راہ میں ایک اور رکاوٹ ابھی تک باقی تھی۔ ہٹلر کی تنظیم ایس اے کا کمانڈر روہم، یہ ہٹلر کا ساتھی تھا، لیکن ہٹلر کو اب اس سے زیادہ ضرورت جرمن فوج کی تھی، اور جرمن فوج اس شخص سے بہت بدظن تھی کیونکہ جرمن جرنیلوں کو لگتا تھا کہ یہ کمانڈر ایس اے کی مدد سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ روم کو ہر صورت راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے جرنیلوں کو ساتھ ملانے کے لیے روم کو ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈز جو ایس ایس کہلاتے تھے اور بلیک شرٹس پہنتے تھے، انہوں نے روم سمیت 400 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ قتل ہونے والے وہ لوگ تھے جنہیں ہٹلر ناپسند کرتا تھا۔ اس رات کو نائٹ آف دا لانگ نائفز یعنی کہ لمبے چاقوؤں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد فوج اور ہٹلر کے تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ ہٹلر نے وائس چانسلر پیپن کو بھی گھر بھیج دیا۔ روم کو راستے سے ہٹانے کے بعد ہٹلر نے ایسے کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے نئے کمانڈر کے ذریعے چلاتا رہا۔ 1934 میں ہیڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بن گیا اور فوج کا کمانڈر چیف بھی۔ اب تمام اختیارات ہٹلر کے پاس تھے۔ ہٹلر کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا بلکہ وہ پارٹی فنڈ سے ہی گزارا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے تمام سرکاری اداروں کے لیے اس کی کتاب مائن ایمس خریدنا لازمی کر دیا۔ اپنی حکومت کے دوران ہٹلر نے $5 ارب کی جائیداد بنا لی، لیکن ہٹلر نے صرف اپنے لیے ہی دولت نہیں بنائی بلکہ عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا۔ ہٹلر کے ابتدائی دنوں میں ہی یہودیوں کو چھوڑ کر جرمنی میں کوئی شخص بھی بے روزگار نہیں رہا تھا۔ اس خوشحالی نے عوام کو حقیقتاً ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے دوسرے ملکوں کو ہر جانے کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اب اس کے پاس وافر مقدار میں دولت آ گئی۔ گریٹ ڈپریشن سے گزرتی ہوئی مغربی طاقتیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ 1942 میں جرمنی نے اپنی فوج کی تعداد 5 گنا بڑھا کر 5 لاکھ کر دی۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کے خلاف ہٹلر نے کئی اقدامات کیے۔ بچوں کے نصاب میں ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف مواد ڈالنا شروع کر دیا۔ ہٹلر پر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرانے کا الزام بھی ہے، جسے مغرب میں ہولوکوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کرنے والے ہٹلر کے ڈی این اے سے کیا پتہ چلا؟ وہ یہ کہ ہٹلر کا شجریہ نفس افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے بھی ملتا ہے، لیکن ہٹلر کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ وہ خود کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کی تیاریاں بھی کیں، اور پھر اس نے ایک دن فرانس پر حملہ کر دیا اور دنیا کا سکون تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، ایڈولف ہٹلر کی یہ دلچسپ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔